एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 11 की शुरुआत करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसके सेकंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जैसे वह नहीं खाता था, वह नहीं पीता था, तो लास्ट में था उसके साथ नहीं भी आ रहा है, इसलिए इन सेंटेंसों को, इन वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। रूल फर्स्ट है, सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जितने कर्ता होंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड उसके बाद नॉट का प्रयोग हम करेंगे, ये ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे, लेकिन अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले डिड और उसके बाद नॉट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे एस से डिनोट करेंगे हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, उसे वी से डिनोट करते हैं हम लोग, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें हम लिखेंगे। नोट रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ध्यान रखना है ना। तो एक बार समझ लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें लिखेंगे। ओके, अब हम आगे उदाहरण देखेंगे कि कौन से उदाहरण हैं और उनका अनुवाद कैसे किया जाएगा। हमेशा ध्यान देखना, उदाहरण के बाद हम उसके नीचे यस वी ये सब डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब समझते जाना कि यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, वी का मतलब मेन वर्ब होता है। जैसे पहला एग्जांपल है, वह घर नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू होम। वह घर नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू होम। तो ही मतलब वह, डिड सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर नॉट, गो मतलब जाना, टू होम मतलब घर। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन काम कर रहा है, वह। आकार किसका होता है, जाने का, तो जो कार्य होता है उसे वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब, और जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैंने भी बताया था, सब्जेक्ट को एस से डिनोट करते हैं, मेन वर्ब को वी से डिनोट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को एच वी से, और अदर चीज़ें लिखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, और उसमें आगे चीज़ें अदर चीज़ लिखी जाती हैं। फिर अगला उदाहरण देते हैं, मोदी जी कलम से नहीं लिखते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, काम कौन कर रहा है, मोदी जी, तो मोदी जी सब्जेक्ट हो जाएंगे, और काम किसका हो रहा है, लिखने का, ये मेन वर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोदी जी, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, लिखने का काम हो रहा है, तो राइट मतलब लिखना होता है। विथ से, भी मतलब से, पेन मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या किसे लगाने में वाक्य से जो मिलता है हमें उसे ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए। तो यहाँ पे किससे लिखते हैं, पेन से, तो यहाँ पेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन सब के बारे में हम इंग्लिश के पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। आगे उदाहरण देखते हैं, वे अपने मित्रों से बात नहीं करते थे।
सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे दे। नहीं करते थे डिड नॉट टॉक। यहाँ पे बात करना मतलब टॉक होता है, ये मेन वर्ब है। और काम कौन कर रहा है? वे मतलब दे इंग्लिश होता है। तो सब्जेक्ट दे लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखाएंगे डिड, फिर नॉट लिखेंगे, फिर टॉक लिखेंगे। टॉक मतलब बात करना, विद देयर फ्रेंड मतलब अपने मित्रों से। मैंने जितने सब्जेक्ट हैं उनकी मीनिंग अपने के लिए बता रखी है इंग्लिश के पार्ट 2 में। ना समझ में आए तो वहाँ पे देख लेना। जैसे मैंने बताया है कि दे के लिए अगर अपना लगाएंगे तो डियर लिखेंगे उसकी मीनिंग। ही के लिए अपने के लिए हिज लिखते हैं। हर के लिए अपने की मीनिंग, सी के लिए अपने की मीनिंग हर लिखते हैं। और आवर के लिए आवर्स का प्रयोग करते हैं। ये सब मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा विस्तार से न बात करते हुए अगला उदाहरण देखते हैं। वे अपनी किस्मत स्वयं नहीं बनाते थे। दे डिड नॉट मेक दियर डेस्टिनी हिमसेल्फ। दे डिड नॉट मेक दियर डेस्टिनी हिमसेल्फ मतलब होता है वे अपनी किस्मत स्वयं नहीं बनाते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मेक मतलब बनाना, दियर डेस्टिनी मतलब होता है अपनी किस्मत। दे के साथ अपने के लिए दियर लगाते हैं, डेस्टिनी मतलब किस्मत, हिमसेल्फ मतलब स्वयं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेक माने बनाना होगा, मेन वर्ब लिखेंगे। दियर डेस्टिनी अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, फिर हिमसेल्फ अदर चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अनुवाद में करना है। ओके, मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। दे डिड नॉट मेक दियर डेस्टिनी हिमसेल्फ। वे अपनी किस्मत स्वयं नहीं बनाते थे। तो दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, फिर मेक, फिर दियर डेस्टिनी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिमसेल्फ मतलब अदर चीज़ें हो जाएंगी स्वयं। हम इस समय बाज़ार नहीं जाते थे। हम इस समय बाज़ार नहीं जाते थे की मीनिंग होगी इंग्लिश में वी डिड नॉट गो टू मार्केट इन दिस टाइम। वी डिड नॉट गो टू मार्केट इन दिस टाइम। तो बी मतलब होता है हम, सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब ढूंढेंगे जाते थे। तो गो मतलब जाना होता है, तो गो लिखेंगे। टू मार्केट मतलब बाज़ार, इन दिस टाइम मतलब इन इस समय, और ये अदर चीज़ें होती हैं। तो यस मतलब सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, वी मतलब वर्ब है, एस वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर चीज़ें लिखनी होती हैं। अगला उदाहरण समझते हैं। बच्चा अब तक कुछ नहीं खाता था। द चाइल्ड डिड नॉट ईट सम फूड सम नाउ। तो सब्जेक्ट हो जाएगा मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड नॉट, फिर खाता था, खाता मतलब ईट, सम मतलब कुछ, नाउ मतलब अब तक। तो द चाइल्ड डिड नॉट ईट सम नाउ। बच्चा अब तक कुछ नहीं खाता था। द चाइल्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ईट मतलब खाता, सम मतलब कुछ, नाउ मतलब अब। तो द चाइल्ड डिड नॉट ईट सम नाउ। बच्चा अब तक कुछ नहीं खाता था। ओके, अनुवाद समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है, मोहन झूठ नहीं बोलता था। मोहन डिड नॉट टॉक लाई। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं अनुवाद करते समय। तो सब्जेक्ट होगा मोहन, उसके बाद डिड नॉट मतलब सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर मेन वर्ब चलेंगे, मुख्य क्रिया बोलना होता है मेन वर्ब, उसके बाद फिर लाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या किसी लगाने से वाक्य में जो मिलता है हमें उसे ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए। तो क्या बोलता था? झूठ।
तो झूठ जो होगा ऑब्जेक्ट होगा उसे लाई बोलते हैं। तो मोहन डिड नॉट टॉक लाई, मोहन झूठ नहीं बोलता था। यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट। उसके बाद टॉक मतलब बोलना मेन वर्ब हो जाएगी, लाई मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों की सहायता वीडियो भेज कर भी कर सकते हो, अर्थात अपने मित्रों की सहायता करनी हो तो वीडियो भेज सकते हैं उनके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।